वेलकम टू आवर चैनल द एस आर अकेडमी। हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 जैक बोर्ड का सॉल्यूशन 2022-23 का। चलिए इसके सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो 140 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहला 140 में हम लोग इसका 2 से लगाते हैं। तो अगर हम 2 से लगाते हैं तो ये लग जाएगा 2 सती 14। उसके बाद इसको फिर से लगाते हैं तो ये 35 टाइम्स में लग जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग वापस देखें तो ये 7 से लग जाएगा, जो कि 5 टाइम्स में। यानी अगर हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो है 2 2 7 5, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। तो हम यह देखते हैं कि यह जो 5 है वह एक विषम संख्या है, यानी कि टोटल नंबर जो है वह एक विषम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 3 है वह रूट में है, और रूट में जो 3 है इसका रूट बाहर से निकलेगा नहीं, इसलिए यह जो संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए टोटल जो नंबर होगा यह पूरा का पूरा जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 में बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में, a और b जो है वह एक अद्वितीय पूर्णांक संख्या अगर q और r की विद्यमान रहती है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका आंसर हो जाएगा a = bq + r, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 4 नहीं 5 में आते हैं। 5 में लिखा हुआ है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2, यानी अगर हम देखते हैं 3 और -2 दिया हुआ, यानी इसका जो शून्यकों का योग है वह 3 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो -2 है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या है, देखते हैं। शून्यकों का योग, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो दिया हुआ है आपका 3। शून्यकों का गुणनफल जिसे दिया हुआ है आपका -2। तो द्विघात बहुपद का एक छोटा सा इक्वेशन होता है x² माइनस शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसमें बैठाते हैं शून्यकों का योग में से x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 दिया हुआ है, जो कि इसके जगह पे 3 और ये x रह गया, ये प्लस, और शून्यकों का गुणनफल में दिया -2। सॉल्यूशन करने पर मेरा ये एक्यूरेट आंसर बनता है, यानी x² माइनस 3x माइनस 2। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 5 में। ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपदों के संयोगों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए हमें इसमें देखना क्या है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये देखना है कि ये जो कर्व है ये कितने प्लेस में जाकर टच करती है। तो हम देखते हैं कि ये जो कर्व है वो एक जगह, 2 और ये 3 जगह पर एक्स लाइन को टच करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 होगा। आगे देखते हैं, लिखा है 7 नंबर में, बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, इसका शून्यक यानी ये जो मेरा इक्वेशन दिया है, इसका शून्यक उसी समय संभव है जब इसे हम लोग इक्वेट करेंगे 0 का। तो हम इसे इक्वेट कर दिए 0 से, यहाँ से और यहाँ से हम 4u कॉमन बाहर निकल गया, यहाँ बच गया u + 2, इक्वेट है 0 से, यानी 4u = हो गया 0, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है u + 2 = 0, यानी यहाँ पे देखा जाए तो u का वैल्यू हो गया 0 और u का वैल्यू हो गया -2, यानी यहाँ पे जो u² है इसका 2 आंसर हो जाएगा, जो कि 0 और -2। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में किस जगह पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ए में भी है और सी में भी है, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए और सी दोनों हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म ये जो दिया हुआ है, ये रैखिक समीकरण का एक कैजुअल जो फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मेट है वो है, यहाँ पे दो इक्वेशन बनता है, इसलिए इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 कहा जाता है और यहाँ पे इसको 2 कर दिया जाता है। अब आते हैं, इसे बनाने से पहले इसका कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस कंडीशन को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखते हैं इसका कंडीशन अगर देखा जाए तो इसका 3 कंडीशन होता है। अगर रैखिक समीकरण में ऐसा कोई दो इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन का दिया रहता है, तो पहले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं, सेकंड वाले को इक्वेशन 2 बोल देते हैं। पहला इक्वेशन का जो वैल्यू दिया रहता है उसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 होता है। अब इसका 3 कंडीशन होता है, एक होता है अद्वितीय हल का, एक होता है अनेक हल का, एक होता है कोई हल नहीं का। अब जरा कंडीशन देखते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, यानी अगर a1 बटा a2, a1 के पास जो वैल्यू होगा b1 के पास जो वैल्यू होगा, अगर वो दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता है b1 और b2 का रेशियो का, तो उसे हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल होगा, जिसे प्रतिच्छेदी हल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तो इसका दूसरा कंडीशन क्या है, अनेक हल, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका कंडीशन होता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा c1 बाय c2, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहते हैं अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, या तो इसे कहा जाता है संपाती हल। लास्ट का तीसरा कंडीशन देखा जाए, एक होता है कोई हल नहीं। अगर मेरे पास कोई भी समीकरण का इस तरह का रेशियो बनता है जिसमें a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 और अगर वो बराबर नहीं होता c1 बाय c2 का, तो उसे कहा जाता है समांतर हल। अब जरा इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का ग्राफ खिंचाता है। अद्वितीय हल के लिए ग्राफ जो खींचते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। अगर मान लेते हैं ये y लाइन है, ये x लाइन है और ये आपका मूल बिंदु है, ये x लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिच्छेदी हल के लिए इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी अगर दो ग्राफ खिंचाता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगा, और अगर अनेक हल होता है तो इसे कहते हैं संपाती, यानी एक ही लाइन पे लाइज करता है। और तीसरा दिया कोई हल नहीं, इसके लिए क्या है कि दोनों लाइन कटेगा नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के समांतर चला जाता है, पैरेलल चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आया होगा। 3 कंडीशन ध्यान रखने वाली बात है। a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो उसे अद्वितीय हल या तो प्रतिच्छेदी हल। दूसरा है अनेक हल के लिए तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए, या तो अनेक हल बोला जा सकता है एग्जाम में, या तो फिर संपाती हल बोला जा सकता है। कभी कभी सवाल दे देता है अनेक हल से, कभी कभी देता है संपाती हल से, दोनों के लिए कंडीशन यही है। कोई हल नहीं के लिए या तो समांतर हल के लिए, दोनों का कंडीशन ये होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई सॉरी a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 का। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और ये भी बराबर है c1 बाई c2, यानी तीनों बराबर हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यह बीच में सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे व्हाट्सएप के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 उसी पर बेस्ड है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला दिया है ये, जिसे हम लोग जैसे कि अभी बताया गया था, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, और दूसरा दिया हुआ है जिसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे a1 का वैल्यू 6 है, b1 का -2 है, c1 का +9 है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू -1 हो जाएगा और c2 का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो हम लोग इसका अगर बनाकर देखते हैं, जो देखिए यहाँ पे दिखाया है 9 नंबर सॉल्यूशन में, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2। हम लोग इसका कंडीशनली डालते हैं तो 6/3 इक्वल टू -2/-1, और ये इसको डालते हैं 9/12। तो दोनों काटने पर देखते हैं तो 2/1 जबकि ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन जो जा रहा है वो समांतर हल का जा रहा है। यानी इसको देखा जाए समांतर यानी कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं या तो समांतर हल, दोनों कंडीशन पे आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समांतर हल। आगे आते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि समीकरण ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन पूछा गया है कि इसका हल बताइए कि x का कितना होगा और y का कितना होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए
कभी भी ऐसा सवाल आता है आपके बुक में हिसाब से देखा जाए तो 3 तरीका बताया गया सॉल्यूशन के लिए, जिसमें से पहला होता है प्रतिच्छेदी प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन और तीसरा होता है वज्र गुणज विधि। तो हम लोग सबसे आसान का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन किए हुए हैं विलोपन विधि से। पहला वाला को इक्वेशन 1, दूसरे वाला को इक्वेशन 2 और दोनों को सेपरेट कर दिया है। तो आपको शायद मालूम होना चाहिए, इक्वेशन 1 लिखा है, इक्वेशन 2 लिखे और यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब होता है साइन को अपोजिट लेके जाना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट हो गया माइनस। यहाँ माइनस है, इसका अपोजिट हो गया प्लस। यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट हो गया माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। या माइनस नहीं प्लस में है तो प्लस में यानी 2y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4। यहाँ देखेंगे ये मल्टीपल में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 4/2, यानी y का वैल्यू जो हो गया वो -2। यानी हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी कि इसमें क्या करेंगे कि y का वैल्यू जो भी आया हुआ है ऐसे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप जिसमें भी बैठा सकते हो। हम इक्वेशन 1 में रखे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, यानी y का वैल्यू हो गया 2, माइनस करने पर आ जाएगा 4। ये सॉरी 3 लिखा गया है, 4 है वह। यानी कि x का वैल्यू हो गया 4, y का वैल्यू हो गया 2, यानी 4 और 2। देखते हैं आंसर किस में है, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद होगा। यानी कि इसमें देखते हैं द्विघात का मतलब होता है कि पावर 2 होना चाहिए। हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x और x मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आएगा और इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इसका और एक्स स्क्वायर इसका दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दोनों कट जाएगी संख्या। तो ये द्विघात समीकरण होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात करते हैं तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यूज करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इधर से एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर दिया है, दोनों कट जाएगा, तो ये भी होना पॉसिबल नहीं है। अगर डी नंबर की बात करते हैं, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ भी कट जाएगा, यानी कि इस पे कंडीशन पे ये आपका बनेगा, बाकी सभी में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है मेरा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति बताइए। चलिए मूलों की प्रकृति जानने से पहले कुछ चीजें बताते हैं, उसको ध्यान से सुनना है। देखिए मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ रहे तो उसमें से सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है ए बी और सी, उसके बाद ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है। डी को कहा जाता है विविक्त कर, जो ये डिसाइड करती है कि मूल किस तरह का होगा। मूल किस तरह का होगा मतलब उसका वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये डी निकालने का फॉर्मूला है, आगे देखेंगे सॉल्यूशन करके। सबसे पहले इसका तरीका निकलता है डी का वैल्यू 0, यानी कि अगर डी का वैल्यू 0 आता है तो मूल हो जाता है वास्तविक और एक जैसा। एक जैसा का मतलब समान होगा, दोनों एक जैसा होगा। दूसरा हो जाता है डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ज्यादा का मतलब है प्लस में अगर कोई नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो उस समय मूल वास्तविक होगा और असमान होता है। और अगर डी का वैल्यू आ जाता है लेस देन 0, यानी कि माइनस में आता है, माइनस में अगर आता है तो उसे कहते हैं मूल जो है वो अवास्तविक होगा और आगे सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर मूल का वास्तविक होगा यानी कि डी इक्वल टू 0 और या डी जो है ग्रेटर देन 0, तब जाकर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। और x निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ डी बाई 2a। ठीक है, अगर बात किया जाए तो अगर मूल एक जैसा होता है तो उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लस माइनस रूट डी नहीं डालते हैं, सिंपल से यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए समझ में आया होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12 है। 12 में लिखा है द्विघात समीकरण इसका निकालना है मूलों की प्रकृति। चलो निकाल के देखते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 देखिए अब यही पढ़ रहे थे। यहाँ से अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से ए का वैल्यू जो है 1, बी का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू जो है -1 है। तो हम लोग डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, बी का वैल्यू उठाते हैं 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, यानी 1 इक्वल टू माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी 4, यानी बी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू 5, यानी 5 जो है वो 0 से ज्यादा है,
डी का वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला मूल जो है वास्तविक और असमान यानी दोनों का दोनों अलग अलग होगा। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला, वास्तविक और असमान। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसका मूल कैसा है, भिन्न है और वास्तविक है। यानी वास्तविक भी है और भिन्न भी है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए अभी समझाए थे, भिन्न होना चाहिए, सॉरी एक जैसा है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं थोड़ा, दो भिन्न है, यानी कि दो जो मूल है वो दोनों अलग अलग है और वास्तविक है। तो अलग अलग है तो अभी समझाए थे कि डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए 0 से, यानी ये ज्यादा का साइन है। और डी का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम देखते हैं तो डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी किसमें पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तकर ज्ञात कर। विविक्ता मैंने वही डी निकालना है। चलिए दिखा देते हैं आपको सॉल्यूशन। इसमें देखा जाए देख सकते हो उस इक्वेशन के हिसाब से देखा था, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, हम लोग डी का वही फॉर्मूला यूज किए जो अभी निकाले थे। तो आंसर कितना आ गया है 11। देख सकते हो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाता है, आप सभी को मालूम होगा। माइनस हो गया 4 इंटू ए इंटू 3, दोनों माइनस करने पर माइनस 11। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इसमें -11 यानी ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, लिखा हुआ है प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो तुमसे कह रहा है कि पूछा जा रहा है कि एनवा पद कितना होगा। तो हम लोग एपी में पढ़े हैं, एनवा पद निकालने के लिए कैजुअल फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन 16 में बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और इस एपी में लिखा है पहला टर्म है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 4, डैश 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 करके आगे बढ़ा है और ये क्वेश्चन नंबर 30 पद तक गया हुआ है। तो तुमसे सवाल पूछा गया है कि बताइए इसका 30वां जो पद होगा वो कितना होगा। इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 15 का डी, इससे बनाया जा सकता है। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जरा देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10, बी का वैल्यू निकालेंगे तो एक पद आगे से निकलता है यानी a2 माइनस a1 से निकालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी डी का वैल्यू हो गया 3 माइनस 3। जो फॉर्मूला भी बोले थे इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग यूज करते हैं, ये फॉर्मूला मेरे पास बचा हुआ है, ये जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से अगर बैठाते हैं, ए का वैल्यू 10 हो गया है, एन का वैल्यू 30 है, -1 क्योंकि 30वां पद तक निकालने के लिए बोला गया है। तो -1 करते हैं, 29 गुना हो जाएगा -3, गुना करने पर 86 है और 86 में 10 गया, प्लस माइनस माइनस होता है -77। ये मेरा फॉर्मूला के हिसाब से है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर हमको 30वां टर्म निकालना है तो हमें एक पद को कम कर दिया जाता है। अगर हमें निकाला जाता है 30वां पद यानी a प्लस 29d, 40 बोला जाएगा तो a प्लस 39d, यानी कि हर एक बार में कम कर दिया जाता है। तो दोनों फॉर्मूला आप जिसमें भी बनाना चाहेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो यानी आंसर जो है आपका -77, 16 का अगर देखा जाए तो -77 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी पे है। सेम है उसी तरह से पूछा गया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर में, एपी है 3, 8, 17, 18 का कौन सा पद जो है वो 78 होगा। यानी कि यहाँ पे हमें अब पद निकालना है कि कौन सा टर्म होगा जो कि ये इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए उस क्वेश्चन के हिसाब से पहला टर्म दिया है 3, दूसरा टर्म निकाले हैं तो 8 माइनस 3 हो गया 5, यानी मेरे पास ए एन जो दिया हुआ है वो लास्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म ही निकालने के लिए बोला गया है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए बोला गया है कि कितना टर्म इसमें होगा। तो ए एन इक्वल टू 78 दिया हुआ है, हम लोग इसका डालते हैं। ए एन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए का वैल्यू जो है 3 है, प्लस एन माइनस 1 डी, एन का वैल्यू पता नहीं है 1 हो गया। ये डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, जो अभी हम लोग निकाले डी का वैल्यू। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, 3 प्लस में इधर आके माइनस हो गया 75, ये मल्टीपल में इधर आके डिवाइड हो गया, इसको काटने के बाद जो है 15 आया है, ये प्लस में इधर आके माइनस, यानी कौन सा पार्ट हो जाएगा 16 टर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16वां पद।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते लिखा समरूप त्रिभुज की भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी होती है? वो समानुपातिक होती है, यानी समान अनुपात में मौजूद होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 में, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, देखो भुजाएं दी हुई है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4 रेशियो यानी अनुपात 9, और पूछा गया है कि इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो एक थ्योरम है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, जिसका क्षेत्रफल निकालने का थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर निकाला जाए तो इसमें से जो भुजा का अनुपात दिया रहता है, भुजा के अनुपात को वर्ग कर दिया जाता है, हमेशा इसका वर्ग कर दिया जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा गया है कि बताइए कि B एंगल कितना होगा। तो कैजुअल हम लोग अगर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये देखिएगा सॉल्यूशन यहाँ पे। अब हम लोग क्या किए हैं कि एक कैजुअल सा त्रिभुज बना लिए हैं। आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हो, लास्ट में सॉल्यूशन पता चल जाएगा। हम बना लिए एक समकोण त्रिभुज है। हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं कि इसमें जो जो नाम दिया हुआ था, नाम के अकॉर्डिंग से B 90 डिग्री बना दिए हैं, जो दिया हुआ था उसको बना दिया है। इससे बच रहा था B का वैल्यू। तो हम लोग पढ़े हैं थेल्स प्रमेय से, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हुए हैं कि कर्ण, आप सभी को मालूम होगा ये एक समकोण त्रिभुज, अगर मान लिया जाए ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये जो भुजा होती है इसमें जो AC है वो कर्ण होता है। कर्ण ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। तो यानी कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिखते हैं या तो रूट चढ़ा देते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग निकालते हैं, यानी कि हमको बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। क्वेश्चन 20 आप थोड़ा देख लीजिए। 20 में क्या पूछा गया था आपका, यानी कि एंगल पूछा गया था बी कितना होगा। अगर ये प्रूव हो जाता है, अगर हम ये दिखा देते हैं कि इसका जो कर्ण है, कर्ण का सम अगर बाकी दोनों के सम के इक्वल हो जाता है, माने कर्ण का स्क्वायर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के हो जाता है, तो ये जो है बीज हो जाए 90 डिग्री हो जाएगा, यानी समकोण हो जाएगा। तो हम लिखे हुआ कर्ण, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी लंब और आधार का स्क्वायर कर दिए हैं। ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है आपका 6√3 और ये दिया हुआ है 6, यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू 3, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर करते हैं √3 का 3 हो जाएगा 6 इंटू 36 इंटू 6 यानी कि हो जाएगा 108, यानी 108 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 36, जोड़ने पर जो है 144, यानी देखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है, यानी कि जो B है वो आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी जो है एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, सॉरी 22 नहीं 21 पे देखते हैं। पूछा गया है कि मूल बिंदु जो दिया हुआ है ये, यानी कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी सूत्र है, चैप्टर 7 है आपकी बुक का। इसका सॉल्यूशन चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन करते हैं क्या, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए 21 है, 21 नंबर सॉल्यूशन देखिएगा। एक लाइन खींचा गया है और एक जो है मूल बिंदु रखा गया और एक पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मूल बिंदु का निर्देशांक यानी जिसे कोऑर्डिनेट कहते हैं 0 0 होता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4, जिसे हम लोग 3 4 दिया है। मान लेते हैं इसका फर्स्ट जो है x1 y1 x2 y2 और दोनों सपोज हो गया। डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि हम लोग निकालेंगे O और A का अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो 5 मात्रक। मात्रक इसलिए क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, अगर यूनिट दिया रहता तो यूनिट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मात्रक, यानी मात्रक का जो भी यूनिट होगा उसका आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5 मात्रक यानी 5 यूनिट्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कितने नंबर पर है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। सेम उसी तरह से है, एक 2 पॉइंट दिया हुआ है 2 और 5 है और एक है 4 और 7, दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए कैजुअल वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है
एक्स निकालने का मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि अगर एक रेखा खींची हुई है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं आपका ये पॉइंट है, दूसरा पेन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपका जो कि है 2 और 5 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है और आपका 4 है और 7 है, 4 और 7। चलिए देखते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आप समझ सकते हैं, मिड पॉइंट जो होता है ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये बीच वाला। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकाले, मान लेते हैं कि मिड पॉइंट जो है वो P है, तो P का कोऑर्डिनेट जो निकलेगा एक्स वाई निकलेगा। तो x निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। सिमिलरली इसी का फॉर्मूला निकलता है y1 प्लस y2/2। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहला दिया है x1 का 2 प्लस 4 यानी 6 का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3। सेम में अगर देखा जाए तो 5 और 7 है, तो 5 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर का। उम्मीद है समझ में आया होगा मिड पॉइंट का थ्योरम में। बाकी रफ को हटा देते हैं, क्या क्या किए थे, राइट आंसर पे देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर का। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में लिखा हुआ है कि ये कंडीशन है, तो तुमसे बोल रहा है बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन में अगर देखें, देखिए मेरे पास ये कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये है कि 2 sin a इक्वल टू साइन 2a। तो एक फॉर्मूला आता है साइन का, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। साइन का ये कैजुअल सा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 थीटा में कुछ भी आ सकता है, जो भी रहेगा उसके एंगल को हाफ कर दिया जाता है। बाकी ये इसके बारे में आपको विशेष जानकारी 12 क्लास में या 11 क्लास में मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे भी। फिलहाल यहाँ देखते हैं, साइन 2a इक्वल टू साइन 2 sin a हो गया है, साइन 2a का फॉर्मूला डाल दिए हैं आपका 2 sin a इंटू कॉस a, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो 2 sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कुछ नहीं तो 1 1 नीचे बच गया, कॉस बच गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ चूंकि कॉस है इसलिए कॉस में ही इस 1 का वैल्यू देखते हैं। तो कॉस में अगर 1 में वैल्यू देखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। तो ये कॉस ए का कॉस है, इसके जहाँ पे लिख सकते हैं कॉस है, दोनों तरफ से कॉस कॉस कट जाएगा, काटना नहीं है। तो यहाँ ए का जो वैल्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का देखा जाए, 23 नंबर का आंसर अब दिखा देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 23 नंबर में जो है आपका 0 डिग्री। चलिए समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे लिखा हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। एक चीज जो जैक बोर्ड में है वो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डिवाइड में दिया रहे तो इसका आंसर हो जाता है 1, और अगर ये माइनस में दिया रहे तो उसका आंसर हो जाता है 0। ये प्रूविंग किया हुआ है। नहीं तो देखिए माइनस में इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं, करना क्या है वो बताते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कॉस को साइन में चेंज करने का, साइन को कॉस में चेंज करने का, हर एक का। तो हम लोग क्या किए हैं कि दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। हम कॉस को चेंज किए हैं, कॉस को बदले हैं, फॉर्मूला होगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस का कॉस रख दिए हैं, और मेजरमेंट हमेशा 90 से किया जाता है। तो 90 में कितना डिग्री माइनस करें 48 आ जाएगा। तो आसपास ही देखना होता है, ज़्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कॉस का कॉस रह गया और 90 से मेजरमेंट होता है, तो 48 में कितना माइनस करेंगे, सॉरी 90 में कितना माइनस करें 48 आ जाएगा। तो बगल वाला एंगल देखना, तो बगल वाला देखते हैं 42 है, यानी कि 90 माइनस 42 यानी कि वही पहुंच जाएंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, कॉस बदल जाता है साइन में, और थीटा ये मेजरमेंटली लिखा जाता है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, जैसे अभी बताए थे, अगर माइनस में होगा तो 0 और अगर डिवाइड में रहेगा तो आंसर 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ऑप्शन भी मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर आंसर देखा जाए
तो आंसर देख लेते हैं, 24 में हो जाएगा आपका 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टली अगर देखा जाए तो अब ये 1 और 0 लिख सकते हैं। लिखा साइन ए इक्वल टू 3/5। तो बताइए कॉस ए का वैल्यू कितना होगा। तो कैजुअली आप तो इतना ध्यान रख लो, जैसे आपको मालूम होगा साइन ए इक्वल टू होता है P/H। आप सभी को मालूम होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस बराबर B/H। तो इसका H देखिए 5 है, तो इसका भी H 5 होना चाहिए। तो H का मतलब नीचे वाला, इसका नीचे वाला 5 है, तो इसका भी नीचे 5 होना चाहिए था। तो उस हिसाब से देखा जाए कि इसके नीचे 5 नहीं है, इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा। और नहीं तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखने की इच्छा रखते हैं तो देखिए सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। सॉल्यूशन समझ लीजिएगा, लिखा हुआ है मेरे पास साइन ए इक्वल टू 3/5। तो निकालने बोला है कॉस कितना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, P/H होता है, तो P का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 5। तो हम लोग B निकालते हैं। आपको मालूम होगा B निकालने का फॉर्मूला H उसका माइनस P उसका, यहाँ से कितना निकला 4। तो कॉस का फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो B/H होता है, हम लोग सबको मालूम है, तो आंसर कितना हो गया 4/5। चलिए उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 26 में। 26 में बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से, अगर उसी बिंदु से बात किया जाए, धरती पर एक मीनार खड़ी है, मतलब एक जमीन है और उस पर एक मीनार जो ऐसी खड़ी है, ठीक है। अब बोला गया है मीनार के पाद बिंदु, यानी कि जहां से ये बैठा हुआ है वहां से 15 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका शिखर का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है वो कितने का बनाता है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई कितनी होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए मान लिया है कि यह इसका सरफेस एरिया है जो भूमि है, यहाँ से एक मीनार है और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। सपोज मान लेते हैं ये तुम्हारा ए और बी है और ये सी है। तो यहाँ पे AC जो है वो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, और यहाँ से पाद बिंदु से यहाँ की 15 मीटर की दूरी है। और आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे देख सकते ये राइट एंगल बनाती है, तो ये लंब, ये आधार, ये देखेंगे तो ये आपका लंब बन जाता है और ये आपका आधार बन जाता है और ये कर्ण बन जाता है। तो हम देखते हैं ये दिया हुआ है, इसको निकालने बोला है, तो रिलेशन किसका किसका, लंब और आधार का। तो हम लोग फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करेंगे, tan का। तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा tan 60, 60 देखिए ये वाला एंगल है, tan 60 वाले P/B होता है, tan 60 का वैल्यू √3 और इसका वैल्यू मान लिए कि वो कितना है, x है। और नहीं मानने से अगर होगा तो AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये मल्टीपल में इधर डिवाइड हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 15√3 मीटर, जो कि मेरा यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर टिक कर लेते हैं, 15√3 मीटर हो जाएगा। देखिए 15√3 ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है थोड़ा सा अलग है, ध्यान देने वाली बात है। लिखा हुआ है PQR में एक त्रिभुज है जिसका Q 90 डिग्री है, और जिसमें पूछा गया है कि ये जो P और Q है वो 3 है और P और R जो वो 6 है। तो पूछा गया है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा। आप ऐसे समझिएगा, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखते हैं। तो इसको PQR एक त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री का कोण बनाती है और कुछ कुछ चीजें हैं। आप यहाँ पे डायग्राम अच्छे से देखिएगा। चलिए डायग्राम दिखाते हैं आपको। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए जिसका नाम है PQR। एक रफली त्रिभुज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 90 डिग्री बनाता है, इसलिए 90 डिग्री ही बनाइएगा। देखिए हम 90 डिग्री बनाए हुए हैं, ये जो कि 90 डिग्री है। PQR बोला था, P में Q में दिया हुआ 90 डिग्री, इसकी लंबाई 3 दिया हुआ, इसकी लंबाई 6 दिया हुआ था, और पूछ रहा था बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखा जाए, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण, ये लंब और ये आधार होगा। तो सबसे पहले हमें आधार पता कर लेते हैं। अगर आधार 3 और 3 आ जाता है तो हमें मालूम है कि अगर 3 आ जाता है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग सबको इक्वेट करके 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर इक्वल आता है तो चलिए आधार निकालते हैं। पहले आधार निकालने का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, शायद पता होगा। ये वाला जो है इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं आधार, सॉरी आधार नहीं लंब कहते हैं, इसको कहते हैं लंब।
और इसको कहते हैं आधार। आधार निकालने का फॉर्मूला देखते हैं तो ये कर्ण का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर, 36 माइनस हो गया 9 यानी 27, 27 को अगर रूट से निकालेंगे तो 3√3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम आधार नहीं भी निकाले तभी मेरा आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है? ये तो लंबा प्रोसेस में चला गया, ये ऑप्शनल हो गया, इसे निकालने की आवश्यकता है। हम बस ये चेक कर रहे थे कि अगर ये भी 3 आ जाता तो हम इसे x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अगर ये बराबर ये भुजा और अगर इस भुजा के बराबर आ जाती है तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर होता है तो ये दोनों कोण को x मान सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हो जाता है। इक्वेट कर लेते हैं x प्लस 90, 180 से इक्वेट करते तो 45 होता। तो लेकिन ये नहीं है, ये बस चेक करने के लिए है। आगे देखते हैं। मान लेते हैं ये नहीं दिया हुआ है, हमें ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है जिसे कर्ण कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर इसको हम एंगल मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा। अगर इसे थीटा सपोज कर लिया जाए तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? P/H। ये देखिए P है और ये H है, पेन दूसरा ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये P है और ये H है। तो P और H निकालेंगे साइन थीटा, आप देख सकते हैं इसमें साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का लंब का वैल्यू दिया हुआ है 3, ये 6, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 1/2। क्योंकि देखिए इससे पहले बताएं साइन है इसलिए साइन में देखेंगे तो साइन में 1/2 का वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो दोनों तरफ से साइन और साइन कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि ये 30 आया हुआ है, ये 90 है, ये 30 है, तो आप सबको मालूम है ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 प्लस x बराबर 180। तो बताइए कितना होना चाहिए? ये 60 डिग्री। चलिए, उम्मीद होगा, अगर नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका 90 डिग्री प्लस करेंगे, ये अभी निकालें 30 डिग्री, हमसे नहीं पूछा जा रहा था और ये हमें मालूम नहीं है, इस एंगल को मान लेते हैं ये P है, तो टोटल हो जाएगा आपका 180। अब आपको मालूम है ये दोनों जोड़ेंगे 120, इस जगह माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए, आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 27 का आते हैं, 27 का 60 डिग्री ऑप्शन टिक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। लिखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जरा ध्यान से देखने वाली बात है। अगर हम एक वृत्त बना लेते हैं तो इसमें जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त के बाहर से इसे बस टच करते हुए जो लाइन गुजरती है उसे कहा जाता है स्पर्श रेखा, यानी कि इसका अनंत हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P स्पर्श रेखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और बिंदु पर स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा कर रही है जो कि P और Q है। केंद्र O से जाने वाली रेखाखंड है जहां पे ये QR दिया हुआ है, तो P और Q की लंबाई पूछ रही है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। देखिए वृत्त बना लिए हैं, ये इसकी त्रिज्या है जो कि दिया हुआ है 5। फिर बोला गया था P एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ से एक बाहर का पॉइंट है जिसको Q बोला गया है, इसे मिला दी गई है और ये दिया हुआ है 12। हमसे क्या निकालने बोला है? ये डिस्टेंस जिसे PQ कहते हैं। PQ निकालेंगे, आप देख सकते हो ये आपको ये सब पता होगा कि अगर कोई स्पर्श रेखा है जो वृत्त को टच करती है, जिस बिंदु पर टच करती है वहां से 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो गया 90 हो गया, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। यानी PQ निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका 12 है, ये 5 है, निकालने पर 144 माइनस 25 यानी 119, जो कि रूट से निकलेगा नहीं, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे देखते हैं, सेम उस तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। लिखा हुआ है यदि TP और TQ O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, जहां पर ये कंडीशन दिया हुआ है POQ बराबर 110 डिग्री, तो तुमसे पूछा गया है कि ये बताइए क्या होगा। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए हैं और इसमें से बोला गया था कि O और P और ये दोनों जो है इसकी त्रिज्याएं हैं और इसका एंगल दिया हुआ है, ये टोटल जो है 110 यानी 110 डिग्री।
और आप सभी जानते हैं कि जब कोई रेखाएं, अगर कोई भी रेखा हो और अगर वो बाहर से अगर वृत्त को टच करती है तो टच करने वाले पॉइंट पर उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 बनाएगा और हमसे पूछा गया ये वाला एंगल। तो आप सभी को पता है ये एक चतुर्भुज का शेप बन रहा है। चतुर्भुज के सभी कोनों को जोड़ने पर आता है 360 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 110 प्लस 90 और ये इसको x मान लेते हैं। सबको जोड़ने पर ये 90 90 100 माइनस हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा आपका 180 180 माइनस कर देंगे 110, ये 90 ये 19 180 में कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, लिखा हुआ है 60 डिग्री केंद्रीय कोण, यानी कि जो कोण दिया हुआ है वो आपका 60 डिग्री है और त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है और पूछा गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए कोण दिया हुआ था 60 डिग्री का, त्रिज्या दिया हुआ है 14। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 3 से 360 हो गया, 22 का वैल्यू 22/7 होता है। अगर क्वेश्चन में लिख दे 3.14 का इस्तेमाल कीजिए तो हमको यही इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम 22/7 यूज कर सकते हैं। आर जो है वो आपका 14 दिया हुआ है जो कि स्क्वायर है, यानी 2 बार लिख दिए। इसे हम काट दिए हैं, ये आपका 6 टाइम में कट जाएगा, बाकी 7 को 2 टाइम्स में काटे हैं, बाकी बच गया है 22 गुना 14 यानी 308/3, जो कि मेरा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कि आर जो है कैपिटल आर है, स्मॉल आर नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो कोण है यानी कि केंद्रीय कोण जो है वो आपका P दिया हुआ है और पूछा गया बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या। सेम चीज करेंगे, बस छोटा वाला आर की जगह पे बड़ा आर बैठा देंगे और कोण की जगह जो थीटा यूज करते हैं तो P इस्तेमाल कर देंगे। चलिए करके दिखाते हैं, फिर ऑप्शन में देखेंगे। इसे हटा देते हैं ताकि देखने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में देखिएगा, देखिए त्रिज्या जो है बड़ा वाला कर दिया है, कोण जो है P कर दिया है, P डिग्री कर दिया है, और ये मेरे पास छोटा सा फॉर्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360, थीटा की जगह पे P डाल दिए 360 हो गया, ये मेरा एक्यूरेटली आंसर हुआ, यानी कि P/360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख दिया होगा ऑप्शन में। अब देखते हैं क्या है, क्या क्या होना चाहिए, देखिए जरा सा। P होना चाहिए, R होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 360 होना चाहिए, नीचे 360 होना चाहिए। ऑप्शन मिलाते हैं। अब ऑप्शन अगर हम देखेंगे 360 हो रहा है, पाई हो रहा है, आर स्क्वायर पी हो रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं, लिखा 33 नंबर में दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि के बराबर होता है। तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, इसको समझने वाली बात है। बोला है कि दो वृत्त है, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा वाला वृत्त की जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है, छोटा वाला का जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी परिधि दोनों की परिधि को जोड़ा गया है और एक नया वृत्त बनाया गया है। तो तुमसे पूछ रहा है इस नया वृत्त की परिधि क्या होगी। मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, दोनों की परिधि को प्लस किया गया है और पूछ रहा है कि बड़ा वाला परिधि कितना। परिधि का तो एक ही फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। तो यहां पे देखते हैं तो क्या किया है, देखो वृत्त की परिधि फर्स्ट वाला मान लिया 2 पाई आर, आर यहाँ पे R1 मान लिया है, इसको R2 मान लिया। नए वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लिए हैं, बड़ा वाला आर। ये रफ है इसलिए इसको इस तरह से ऑप्शन बनाना है, सब्जेक्टिव वाला रहता है तो इसको बनाकर बनाया जाता है। प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे तो वृत्त की परिधि जो बड़ा वाला बन रहा है वो दोनों प्लस करने पर बन रहा है। तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, यहां से दोनों पाई निकल गया तो पाई और पाई कट गया है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। चलिए आंसर देख लीजिएगा, इसका 28 सेंटीमीटर होगा। कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे आते हैं, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखना। अब मान लीजिए कि घनाभ के आकार का कमरा है। अब ये घनाभ है
तो अब पूछ रहा है कि ये जो घनाभ है, घनाभ में सबसे बड़ा वाला जो होगा कितना लंबाई का रखा जा सकता है। तो देखिए लंबाई ये घनाभ है, इसमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, ये वाला होगा, इस कोना से लेकर इस कोना के बीच का सबसे लंबा यही ना होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं विकर्ण। अगर घनाभ है तो इसका विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर किया जाता है इसके सभी भुजाओं का। अब आंसर देख लीजिएगा इसका। इसका अगर आंसर देखेंगे तो लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, आप देख सकते हो सब लिखा हुआ है। विकर्ण निकालना यानी कि ये विकर्ण रहा, इसका पूरा स्पेशली ये विकर्ण रहा। इसको निकालेंगे, देखिए रूट अंडर 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 प्लस 64, सबको जोड़ने पर 289, इसको निकालेंगे तो 17 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। 34 का हो जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया है 12 और आधार का व्यास दिया हुआ है 10। तो पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। अब जरा तिर्यक ऊंचाई देखिएगा क्या होता है। अब शंकु क्या होता है, देखिए इसको टोपी, जोकर की जो टोपी होती है उसे शंकु कहा जाता है। कुछ इस तरह से बनता है। अब इसमें ये देखने वाली बात है, ये इसका सेंटर है, यहां से ये इसकी कहलाता है त्रिज्या, और ये जो कहलाती है इसकी ये ऊंचाई, और ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊंचाई को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो टोटल लंबाई होती है, त्रिज्या का जो टोटल लंबाई होता है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा स्पेस यहां से लेकर यहां तक जो होता है वो इसका कहलाता है व्यास। तो यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी ऊंचाई माने h है, और साथ ही साथ क्या बोला है क्वेश्चन में, कितना है व्यास दिया है। तो व्यास दिया हुआ है टोटल यहां से यहां तक है 10, आधा कितना होगा 5। तो इसका तिर्यक ऊंचाई L, L निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए बना हुआ डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल जो है व्यास है, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका आधा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर निकला, यानी कि त्रिज्या इसका कितना हो गया 5। ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, या 144 प्लस 25, यानी जोड़ के देखेंगे 169, रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी इसको देखेंगे 13 × 20, रूट से निकलेगा 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का। 35 का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 13। चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे सवाल समझिएगा। आगे कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से इतना ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ 6 का एक शंकु है, शंकु यानी इस तरह का शंकु है, ठीक है, एक इस टाइप का शंकु है। अब क्या किया गया है कि शंकु बनाया गया, लेकिन किसी वजह से किसी एक बच्चे ने क्या किया, उसे तोड़कर एक गोला में बदल दिया। तो पूछा गया गोले का आकार बताइए कितना होगा, मैंने गोले की त्रिज्या बताइए कितना होगा। देखिए डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे पहला क्या है कि एक शंकु है। अब देखिए शंकु है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है 24, त्रिज्या दिया हुआ है 6, और बोला गया है कि इसे बदल कर क्या बना दिया गया है, एक गोला बना दिया गया। तो गोले की जो त्रिज्या होगी ये कितना होगा। तो आपको पता है इसका वॉल्यूम यानी आयतन इसका वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो शंकु का आयतन गोले का आयतन बराबर होगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से 3 और 3 कट गया, तो बच गया यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई भी कट गया, 3 पाई भी कट गया, तो यहाँ बचा हुआ आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4 आर क्यूब। आर का वैल्यू दिया हुआ 6, 6 × 6, एच का वैल्यू 24, गुना करने पर यानी मल्टीपल करने पर आपका 864, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया है, काटने पर आया है 216 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। यहां से ये आपका क्यूब निकला तो क्यूब रूट चढ़ गया, 3 का मतलब होता है 3 3 का जोड़ निकालेंगे, यानी कि आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 6 × 6 तोड़ने पर बहुत सारे नंबर आएंगे, 2 2 3 3 3 3 करके। तो यहाँ से अगर देखते हो तो 6 × 6 × 6 यानी कि 2 6 में से 1 6 निकले, त्रिज्या कितना हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी ये जो त्रिज्या होगी वो आपका 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे सॉल्यूशन में अगर देखा जाए आंसर मिला लेते हैं, 6 सेंटीमीटर आपको टिक कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका फॉर्मूला है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। चलिए समझ में आया होगा।
वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता के बीच खींची गई आरेख को क्या कहते हैं, यानी कहते हैं तो उसे त्वरण कहा जाता है। लास्ट पढ़ते हैं 39। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच होती है। 0 से कभी कम नहीं हो सकता और 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है कि जैसे बताएं 0 से कम नहीं हो सकता, मैंने क्या नहीं हो सकता, माइनस में कभी नहीं जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। लास्ट सवाल पे आते हैं, सबसे अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 का। लिखा हुआ है पीई। पीई का मतलब है किसी प्रायिकता होना, और पीई नहीं का मतलब प्रायिकता नहीं होना। जैसा ही बताया प्रायिकता होना नहीं होना, अगर कोई प्रायिकता नहीं हो रही है तो उसका हो जाएगा 0, और अगर हो रहा है, निश्चित है कोई प्रायिकता यानी कोई घटना ही नहीं हो रही है तो उसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हो जाएगा 0। और कोई अगर है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि नहीं आज बारिश होगा ही होगा, और मौसम अगर धूप का निकला हुआ यानी कि इसकी संभावना नहीं कि बारिश होने वाला है, तो वो हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा 0 के बराबर। और अगर कोई प्रायिकता निश्चित है, बारिश का मौसम और बोलते हैं बारिश होगा, तो फिक्स है कि होगा ही होगा। तो प्रायिकता होना और नहीं होना दोनों जो है डिपेंड करता है 1 और 0 के बीच में। अब देखते हैं, लिखा है प्रायिकता हो रहा है 0.05 और नहीं होना। अब इसे 1 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0.05। आप माइनस करके देखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी 0.95। उम्मीद है सारे समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे 10 क्लास का। थैंक यू।